हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अमेरिकी संविधान के संदर्भ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और कहेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके तहत हम देखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, इसमें जो जजेज हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका टेन्योर क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है और सबसे महत्वपूर्ण ये कि उनका क्षेत्राधिकार क्या है, आखिर सुप्रीम कोर्ट वहाँ करता क्या है। लेकिन उससे भी पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि वास्तव में आवश्यकता क्या थी सुप्रीम कोर्ट की। और यह प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो परिसंघ का काल था, परिसंघ का काल जिसको हम बोलते हैं 1777 से 1787, यानी जो वर्तमान संविधान है उसके पहले का जो 10 साल का पीरियड है, उसमें अमेरिका में कोई राष्ट्रीय लेवल पे फेडरल कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ये आप जानते हैं कि 13 उपनिवेश मिलकर के ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने परिसंघ का निर्माण किया, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब समस्या ये हुई कि जो 13 स्टेट थे उनके अपने अपने कोर्ट थे, लेकिन वे एक ही कानून या एक ही तरीके के कानून के संदर्भ में अलग अलग व्याख्या करते थे। तो इससे क्या थी, एक रूपता का अभाव था। दूसरी समस्या आई और जो आवश्यकता बनी वह थी कि संघ की स्थापना, संघीय व्यवस्था। अमेरिका में जो नया संविधान बना कब, 1787 में, और जो लागू कब हुआ 1789 में, उसमें कन्फेडरेशन की जगह, परिसंघ की जगह कैसी सरकार बनी, कैसी व्यवस्था बनी, संघीय व्यवस्था बनी। और इस संघीय व्यवस्था में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। अब संघीय शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य होती है। क्यों अनिवार्य होती है? ताकि वह इस डिवीजन ऑफ पावर को जो संविधान में दिया गया है उसको सुरक्षित कर सके। यदि न्यायपालिका नहीं है तो फिर क्या होगा कि केंद्र अपने हिसाब से या राज्य मिलकर के अपने हिसाब से अपने पक्ष में इस विभाजन को कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और यह जो स्थापना हुई वह हुई 4 मार्च 1789 और यह स्थापना शुरू में हुई थी न्यूयॉर्क में स्थापना हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसको फिलाडेल्फिया लाया गया। कब? 1790 में। और फिर यह वाशिंगटन डीसी, जहाँ ये वर्तमान है, 1800 में आया और यहाँ 1789 से। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अमेरिका की राजधानी भी शुरू में कहाँ काम कर रही थी, न्यूयॉर्क काम कर रही है, फिर उसको वाशिंगटन फिलाडेल्फिया ले आए और अंत में ये 1800 में वाशिंगटन डीसी में स्थापित हुई। तो जब राजधानी शिफ्ट हुई तो क्या शिफ्ट हुआ, वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय भी शिफ्ट हुआ। यहाँ एक संवैधानिक व्यवस्था आपको जानना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह वहाँ के आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 3 में है और उसके सेक्शन 1 में कहा गया है कि जो देश की यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो संपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ हैं वह एक सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे के अन्य न्यायालयों में, जिसकी स्थापना समय समय पर कांग्रेस द्वारा की जाएगी, उसमें निहित होगी। यहाँ मैं फिर दोहरा दूँ कि अनुच्छेद 1 में क्या है, व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस है, सेकेंड में क्या है, वहाँ का राष्ट्रपति या एग्जीक्यूटिव है, और तीसरे नंबर पर क्या है, यह है सुप्रीम कोर्ट। तो इसको आपको याद रखना है। अब अगली बात यह है कि इसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि इसका संगठन या इसकी रचना क्या है। कंपोजिशन, रचना। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज होंगे। इसलिए 1789 में जब पहली बैठक हुई तभी एक एक्ट लाया गया जिसको कहा गया
जुडिशियरी एक्ट 1789, और उसमें तय किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें 1+5 के रेशियो से कितने जज होंगे? 6 होंगे। 1+5 का मतलब यह है कि जो चीफ जस्टिस होगा 1 और +5 अन्य न्यायाधीश होंगे। और बाद के सालों में हम देखते हैं कि यह संख्या बदलती रही और फिर एक तय किया गया 1869 में तय किया गया कि इसकी संख्या 1+8 यानी कि 9 होगी, और वर्तमान में 9 जज सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह काम करता है जूरी व्यवस्था से। किस व्यवस्था से? जूरी व्यवस्था से। ये तो हुई रचना, संगठन या संरचना की बात। अब बात आती है कि इन जजेज की नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो आप समझने के लिए समझिए कि इसके आप 3 चरण बता सकते हैं। पहले को हम कहते हैं मनोनयन, मनोनयन नॉमिनेशन। दूसरे को कहते हैं स्वीकृति, कन्फर्मेशन, और तीसरे को आप कह सकते हैं कि उसके बाद क्या आता है? अपॉइंटमेंट या नियुक्ति। अब हम इसको क्रमशः समझते हैं। जो मनोनयन होता है वह होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ध्यान रखिए वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण है। तो जो नॉमिनेशन होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट के जजेज का, वह कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना हो कि जज बना दे, तो उसके कन्फर्मेशन का जो अधिकार है वह किसको दिया गया है? सीनेट। सीनेट आप जानते हैं कि वहाँ की जो व्यवस्थापिका है यानी कांग्रेस, उसका सेकेंड चैम्बर है, तो सीनेट को अधिकार है। लेकिन सीनेट ऐसा नहीं करती है कि प्रेसिडेंट द्वारा जो नॉमिनेट किए गए मेंबर हैं जज के रूप में, वह सबको स्वीकृत कर देती है। ऐसा नहीं है, वह उसे स्वीकार भी कर सकती है और वह उसे अस्वीकार भी कर सकती है। और एक फैक्ट याद रखिए कि अब तक 12 बार उसने जजेज की जो नॉमिनेशन था उसको क्या किया है? रिजेक्ट किया है। और यदि सीनेट उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर क्या हो जाता है? प्रेसिडेंट उसको नियुक्त कर देता है। किस रूप में? जज के रूप में वह नियुक्त हो जाता है। यहाँ एक और चीज़ जो 1925 से शुरू हुई। 1925 से क्या हुआ कि जो सीनेट ने एक कमेटी बनाई जिसको बोलते हैं सीनेट जुडिशियल कमेटी। अब जो नॉमिनी होते हैं किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के, वह सीनेट की इस कमेटी के समक्ष क्या होते हैं? पेश होते हैं। सीनेट उनका इंटरव्यू करती है और कमेटी को लगता है कि नहीं ये ठीक हैं तो फिर ओके हैं, और यदि विवाद होता है तो फिर सीनेट में इसके लिए क्या होती है? वोटिंग होती है। और उस वोटिंग में हो सकता है कि उस नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाए या फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ये हुई किसकी बात? नियुक्ति की बात। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है योग्यता। अमेरिका का जो सिस्टम है क्वालिफिकेशन, योग्यताएं, तो इंटरेस्टिंग ये है कि वह सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर संविधान के संरक्षण का उत्तरदायित्व है, वह सुप्रीम कोर्ट जो लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करता है, वह सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल सिस्टम को सिक्योर करता है, उसमें न तो एज के बारे में, किस उम्र का जज होगा, कहीं कोई जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि जो उसकी नागरिकता है उसका भी कोई जिक्र नहीं है। दूसरी चीज़, वह कहाँ रह रहा है, रेसिडेंस की भी कोई चर्चा नहीं है। और उसका जो अनुभव है इसकी भी कोई चर्चा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह प्रेसिडेंट का ऐसा पावर है जिसमें वह किसी भी एज के किसी भी सिटीजन को, चाहे वह कहीं रहता हो और उसका अनुभव है या नहीं है, वह जज के रूप में अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंट नहीं, नॉमिनेट कर सकता है, क्योंकि
उसका अपॉइंटमेंट तब होगा जब सीनेट उस नॉमिनेशन को क्या करेगी, कंफर्म करेगी। तो आप कह सकते हैं कि कम से कम नॉमिनेशन के संदर्भ में प्रेसिडेंट को एकदम से एक्सक्लूसिव पावर है कि वह किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है जज के रूप में। जैसे जो पहले जज थे, यहाँ याद रखिए, जिसको वाशिंगटन साहब ने नॉमिनेट किया था, उनका नाम था, आप याद करने के लिए कीजिए, जे जॉन जे। पहले जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के वे कौन थे, जॉन जे। और इस समय जो काम कर रहे हैं उनके नाम में भी जॉन है, लेकिन ये रॉबर्ट्स हैं जो 2005 से काम कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि 1921 में, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनेट करने के लिए कितना स्वतंत्र है। 1921 में विलियम टाफ्ट, इनको नॉमिनेट किया गया था जज के रूप में, जिन्होंने 1930 तक काम किया। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये विलियम साहब 1909 से लेकर के 13 तक अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। कहने का मतलब यह है कि नॉमिनेट करने के लिए प्रेसिडेंट स्वतंत्र होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि उसका नॉमिनेशन तभी कोई अर्थ रखता है जब सीनेट उसके नॉमिनेशन को क्या करती है, स्वीकार कर लेती है। तो ये तो हुआ नॉमिनेशन की बात। अब हम देखते हैं कि यदि नॉमिनेट हो गया और कंफर्मेशन हो गया तो उसका कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल, टेन्योर कितना होगा, टर्म कितना होगा। तो एक लाइन में याद कीजिए कि वहाँ जो जज नियुक्त होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वे कैसे होते हैं, आजीवन, लाइफ टाइम के लिए उनकी नियुक्ति होती है। एक बार वे नियुक्त हो गए तो वे जीवन भर जज बने रह सकते हैं। इस बीच यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तब पद खाली होगा, या फिर त्याग पत्र दे दें तब पद खाली होगा, और नहीं तो उनके खिलाफ क्या चलाया जा सकता है, इम्पीचमेंट महाभियोग, इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। लेकिन संविधान में ये कहा गया है कि इम्पीचमेंट कब चलेगा, एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है वहाँ पे, सदाचार पर्यंत, यानी कोई भी जज अपने पद पर कब तक रहेगा, सदाचार पर्यंत। इसकी अंग्रेजी आपको ज़्यादा समझ में आएगी, गुड बिहेवियर, यानी जब तक उसका बिहेवियर गुड है उसको हटाया नहीं जा सकता, और यदि उसका बिहेवियर गुड नहीं है, बैड हो गया, तो फिर उसको हटाने का एक ही तरीका है, क्या, महाभियोग। लेकिन यह महाभियोग इतना आसान नहीं है। इस महाभियोग के बारे में दो चीज़ें आप जानिए कि पहली चीज़ तो ये कि ये प्रतिनिधि सभा से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा, प्रतिनिधि सभा से शुरू होगा, यानी प्रतिनिधि सभा ही उसको हटाने का प्रोसेस शुरू कर सकती है। और यह अपने 2/3 जो लोग उस दिन उपस्थित हैं, मतदान में भाग ले रहे हैं, उनके 2/3 से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और फिर प्रस्ताव पास होकर किसके पास जाएगा, सीनेट के पास जाएगा। और सीनेट भी यदि 2/3 से इसको पास कर देती है तब जा कर के उस जज को हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि आज तक एक भी जज को महाभियोग से हटाया नहीं जा सका है, एक भी जज हटा नहीं है। 1804 में एक स्थिति आई थी, सैमुअल चेस, इनके ऊपर महाभियोग चला था। प्रतिनिधि सभा में पास भी हो गया, लेकिन सीनेट से ये पास नहीं हो पाया। तो अब तक किसी भी जज को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसका क्षेत्राधिकार, कि सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है उसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, क्षेत्राधिकार। तो यहाँ 2 प्रकार के इनके क्षेत्राधिकार हैं। पहले को हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्राधिकार, और दूसरे को कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब प्राथमिक में 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि वे सभी विवाद जिसमें कि जो
संघ सरकार है वह शामिल हो, या राज्य शामिल हो, या राज्य और राज्य शामिल हों, या फिर संघ से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, तो उसमें प्राथमिक यानी कि ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है वह किसका है? सुप्रीम कोर्ट। और ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल का मतलब होता है कि इस विषय को दूसरी कोर्ट नहीं दे सकते। स्टेट में भी सुप्रीम कोर्ट हैं, लेकिन वे नहीं देखेंगे, उसको फेडरल कोर्ट ही देखेगी। और दूसरा ये है कि यदि उस मामले में कहीं कोई एम्बेसडर, राजदूत आ रहा है, वाणिज्य दूत आ रहा है, वाणिज्य दूत आ रहा है, या जो सार्वजनिक मिनिस्टर, पब्लिक मिनिस्टर लिखा हुआ है, सार्वजनिक मंत्री आ रहे हैं, ध्यान रखिए वहाँ मंत्री होते नहीं हैं, सेक्रेटरी होते हैं, या जो विदेशी प्रतिनिधि हैं, विदेशी प्रतिनिधि हैं, यदि वे जुड़े हुए हैं तो इस मामले को कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। दूसरा है क्या? अपीलीय। अपीलीय को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। पहला ये कि जब राज्य का न्यायालय क्या करे? किसी संघीय कानून या संधि को क्या करे? अवैध घोषित कर दे, अवैध घोषित कर दे। पहला क्या है कि संघ के किसी कानून या किसी संधि को अवैध यानी उसे संविधान के विरुद्ध घोषित कर दे। कौन? राज्य का न्यायालय, राज्य का सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा ये है कि किसी, मान लो किसी राज्य के कानून को, राज्य के किसी कानून को जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है, अवैध घोषित किया है, उसे जो स्टेट का है, स्टेट का सुप्रीम कोर्ट है, क्या कर दे? वैध घोषित कर दे। तो इन दोनों ही स्थितियों में क्या होगा? वह मामला अपील के लिए कहाँ जाएगा? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। बाकी जितने, आपको लग रहा होगा कि इसके अलावा क्या दूसरा अपील जाएगी? नहीं जाएगी, लेकिन वह इसके एक्सक्लूसिव पावर में नहीं आता। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे उत्प्रेषण का एक रिट होती है, उसके द्वारा कोई अपील के माध्यम से ऊपर जा सकता है, नहीं तो यही कार्य है सुप्रीम कोर्ट का। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ का है बहुत कम, आप मान कर चलिए कि साल में 200 से 250 या 200 से 300 मामले ही वह देखता है। और अपील के माध्यम से उसके सामने साल में करीब करीब 8000 मामले जाते हैं, जिसमें से वह कितने को देखता है? औसत रूप से 80 को, यानी केवल 1% अपीलीय मामले जो नीचे से जाते हैं सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो ये है उसके दो प्रमुख अधिकार। और तीसरी और आखिरी बात आपको जाननी है, और जो संघीय व्यवस्था से जुड़ी हुई है, वह है तीसरा, आप कह सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, ज्यूडिशियल रिव्यू। ज्यूडिशियल रिव्यू, ज्यूडिशियल रिव्यू क्या होता है? ज्यूडिशियल रिव्यू एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का वह अधिकार है जिसके तहत वह किसी कानून को जिसे कांग्रेस ने पास किया हो, या किसी आदेश को जिसे राष्ट्रपति ने जारी किया हो, वह क्या कर सकती है? वह उसका पुनरावलोकन करती है। और यदि उसे लगता है कि यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, तो वह उसको क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। तो संघीय कानूनों या राष्ट्रपति के आदेशों का पुनर्निरीक्षण या पुनरावलोकन करने के बाद उसे अवैध घोषित करने या वैध घोषित करने की जो शक्ति है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। यह एक अलग से वीडियो हो सकता है, इसलिए इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे। आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 मुख्य जो ज्यूरिसडिक्शन है या क्षेत्राधिकार है, पहला क्या है? प्राथमिक, दूसरा क्या है? अपीलीय, और तीसरा उसका कार्य क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का। तो ये था
अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।